नमस्कार दर्शकों, प्रारूप पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी और अवनीश शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत। राम राम राम। राम। नमस्कार संदीप जी और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। सर एक किताब में पढ़ रहा था, रिफॉर्म नेशन, और गौतम चिकरमैन जी की है। और ऐसा हम लोग सुनते थे कि सन 70 के दौरान जो है इंदिरा गांधी ने भारत पर करीब 80-85% टैक्स लगाया, फिर 95% टैक्स लगाया, और उसके बाद ब्लैक मनी का बनना, और उस समय 10,000 रुपए के नोट भी हुआ करते थे, 1,000 रुपए के नोट भी हुआ करते थे। इस प्रकार के टैक्स उन्होंने लगा रखे थे इंदिरा गांधी ने। खैर, उसके बाद यहाँ से लोग भगे अपना पैसा लेके बाहर। ये टूल किट जो है सैम पित्रोदा जी ने भी इस बार हमें सुनाई थी चुनाव के दौरान, कि वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन प्लान होगा, कि भाई ऑफ कोर्स राहुल गांधी तो एक्सरे एमआरआई सब करना ही चाह रहे थे पूरे भारत का, कि किसके पास क्या है, कितना है, वो सब हम पता करेंगे। खैर, भारत तो बच गया किसी प्रकार से। फ्रांस में सुन रहे हैं कि सेम चीज वापस आ रही है, कि टैक्स द रिच। और यही जो है ऐसी ही जबान जो हमारे कौशिक बसु, जो कि राहुल गांधी के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ये लोग इकोनॉमिस्ट हैं, और थोड़े बहुत जो बनर्जी साहब हैं जो नोबेल प्राइज जीत गए, वो लोग भी इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो दादा बड़ा वैश्विक स्तर पे दिख रहा है कि सेम चीज चल रही है, टैक्स द रिच एंड नॉट ओनली टैक्स देम, जस्ट मतलब ड्राई देम आउट। कैसे देखते हैं इसको? मुझसे पूछ रहे? हाँ जी, हाँ अच्छा जी, सॉरी। जी आपसे। जी। देखिए, जो फ्रांस में चुनाव अभी हुआ है उसमें लेफ्ट, रेडिकल लेफ्ट जो है उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। और उनके पास ऐसी सीट मिली है कि उसके बाद जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जो है फ्रांस में अरबी भाषा भी जो है राष्ट्रीय भाषा हो। तो उससे तो ये क्लियर हो गया कि जो लेफ्ट है, लेफ्ट बेसिकली जिसको हम रेडिकल लेफ्ट कहते हैं, ये बेसिकली लेफ्ट आई है, लेफ्ट इस्लामिक कोलैबोरेशन। दूसरे में जब आए तो दूसरा उन्होंने उन्नीस साहब ने कहा कि जो अमीर है उसको जो है टैक्स लगेगा 90%। तो ये बेसिकली जो है जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की फिलॉसफी है उसी का ही एक निशानदेही। जब फ्रांस में ये बात होती है और ये कहा जाता है तो तब हमको जो है ये हम और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय और जो जनता है उसको समझ लेना चाहिए कि हम किस मझधार से किस तरह बच के निकले। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, एक यूनिवर्सल वो शक्तियां जो कि लेफ्ट इस्लाम के माध्यम से आपको जो है जिस तरीके से पहले लोग उपनिवेश बनाते थे, ये एक नया तरीका उपनिवेश है जिसमें कि जनता जो है उसको ये दिखा के या बता के या जनता को जो है उसकी जरूरतों, मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं करना है, बल्कि जिसने कर्म करके संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति को जो है हमको लाके जो है उन्हीं लोगों में बांट देना है जो कि जिनके कारण सोसाइटी बीमार होती। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल एजेंडा है लेफ्ट लिबरल का था, जिसमें कि इस्लाम के साथ कोलैबोरेट करके फ्रांस में आए हैं। और यही भाषा आप देखिएगा, अभी लेबर पार्टी जो इंग्लैंड की वहां जीती है, वहां पे भी इसी तरह के आएगा। अभी लोग जितना लोग कह रहे हैं रिकी स्टैमर को लेके, लेकिन वहां पे भी अल्टीमेटली है, क्योंकि ये एक टूल किट है जिसका प्रयोग भारत में किया था, जिसका जो है सैम पित्रोदा ने ज्यादा खुलासा कर दिया था, जिसके बाद बवाल मचा। इसलिए कि राहुल गांधी उस पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है भारतीय जनता को लुभाने में मैं कहूँ सफल भी रहे, जिस तरह उनकी सीटें आई हैं। और तो इसका अर्थ तो ये हुआ मुख्यतः कि हम एक जो है पहले उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के
ताकतों या साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत उपनिवेशवाद होता था। उसके बाद उसी के से जुड़ा हुआ जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म है वो आया। उसने जो है उपभोक्ता का को शोषित करना जो है, और जिसके बारे उपभोक्ता तक आप पहुंच रहे हैं उसका शोषण करना, जिसके बनाया था अपनी तत्व, मेन तत्व था। और उसी के ही रिपोकशन में मार्क्सिज्म आया, कि जहां पे यह बात की गई, इंग्लैंड से आया वो भी, और ज्यू था, वहीं से ये बात आई कि अब हमको जो है वर्किंग कर। आज की तारीख में जो है हमने सोशलिज्म जब लेकर आए, तो उसके बाद आप अभी हमारा सोशलिज्म हम अपना रो रहे हैं, लेकिन पूरा जो आपका वेस्ट का जो कल्चर है उसके अंदर सोशल बेनिफिट के नाम पे उन्होंने आज से नहीं, बहुत पहले से वो जो सोशल बेनिफिट दिए उन्होंने, तो सोशल बेनिफिट आप कैसे देंगे? कोई भी सरकार तब पैसा किसी को दे सकती है या उसकी मदद कर सकती है जब खुद कमाती है। आज के पैरल का उसमें आज के जो जो फेज है विश्व का, जिसमें आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, चरमरा चुकी है, देने के लिए आपके पास अब यही एक ऑप्शन है कि आप, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी बनाई है अपनी, उस लोकतंत्र में हेड काउंट होता है। उस हेड काउंट में जिस तरीके से हमारे यहाँ कांग्रेस ने जो है 70 के दशक से पहले भी और 70 के बाद तो विशेष रूप से जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ बसने दिया, उनके फर्जी वोटर को बनाया और उनसे वोट लिया, तो वो उनका वोटर बना। इसी तरीके से पूरे यूरोप में जो लेफ्ट था या अमेरिका में वो डेमोक्रेट्स जो है वो यही कर रहे जी हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि वो जो आएंगे उनको देना है। तो उनके लिए आप यूएसपी उनकी क्या है? उनकी यूएसपी ये है कि उनको मिलता है हर बच्चे पे। आप 10 बच्चा पैदा करते हैं तो 10 तरह के बेनिफिट मिलते हैं वहां पे, जिसको अभी फिलहाल इटली ने खत्म किया है। इटली ने इसको जो है, दैट पॉलिसी हैज बीन रिवर्स इन इटली, लेकिन बाकी उसमें जो है यूरोपियन यूनियन के जितने भी राष्ट्र हैं उसमें यही चल रहा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से जी लेफ्ट इस्लामिक जो नया फ्रंट है, और जिसको जी यूज कर रहा है वो डीप स्टेट कह लीजिए या कहिए जो आपके फिल्दी रिच है, वो जो है जनता को हेड काउंट पे, क्योंकि सरकारें बननी है बिगड़नी है, तो वो उनको उसी में रखना चाहता है उसके अंदर, जी ताकि वो उसको एक्सप्लॉइट करते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी है कि इसका तो केवल कुरूप ही सामने आया है। जी नथिंग जी गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस होल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। इसका कुरू बिहेवियर और ऐसे के तमाम पॉलिसीज जो हैं कई सारे देशों में, वेनेजुएला और हर प्रकार के, रशिया में भी यही किया, सॉरी यूएसएसआर में भी यही किया जाता था, सब ध्वस्त हो गई। लेकिन चाइना भी जब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं रहा तो यही कम्युनिज्म, यही सोशलिज्म मॉडल वहां अपनाया गया, वो भी ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑन द कोलैप्स था। खैर, अवनीश सर, इन जिस पार्टी ने इसका अनाउंसमेंट किया है, कहना कि 4 लाख फ्रैंक, जो भी इनकी 4 लाख यूरो से ऊपर जिसकी इनकम होगी उस पे ये 90% का टैक्स लगाएंगे। चलो ठीक है। पार्टी का नाम है न्यू पॉपुलर फ्रंट। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी थी, पीएफआई। तो और जैसा दादा बता रहे हैं, टूल किट भी है वहां भी इस्लामिक का था। ये पीएफआई तो पूरी तरह यहाँ इस्लामिक थी, और उसका अपना एक पॉलिटिकल विंग भी था, एसडीपीआई। दंगे वहां भी करा रहे हैं, दंगे यहाँ भी ये कराते थे। दंगे क्या मतलब, ये पूरी तरह हिंसा में लिप्त थे। तो ये जो इस्लामिक कबाल है सर, इसके पीछे डीप स्टेट तो अपनी जगह है, जो है सो है। ये जो हर जगह राहुल गांधी के पीछे पूरी तरह मुस्लिम वोट बैंक इस बार खड़ा रहा, इतना खड़ा रहा कि उसने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया कि राहुल गांधी के साथ आप गठबंधन करिए, नहीं आपको ही हम छोड़ के चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव को करना पड़ा। मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा पूरी तरीके से इस प्रकार के सुपर रिच को, या जो लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं या वेल्थ जनरेट करते हैं, उन पर ये आघात करना, क्या ये वही है सर जो 1000 साल पहले से चले आ रहे हैं लोग, कि जहां धन दौलत दिखती है वहां घोड़ा लेके चले आते हैं लूटने के लिए? कुछ वैसा ही दिख रहा है क्या? जी संदीप जी, बहुत सारी बातें हुई हैं कि डीप स्टेट, कुछ विदेशी ताकतें और भारत के खिलाफ हैं। डीप स्टेट ये करता है, डीप स्टेट वो करता है। बहुत सारे लोग ये कहते थे साहब ये फेक नैरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस भी जब क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो 2 तरह के साक्ष्य जुटाती है। एक साक्ष्य ये होता है कि आला कत्ल मिल गया, यानी वो हथियार मिल गया जिससे कत्ल हुआ हो।
कोई चश्मदीद गवाह मिल गया और उसने कह दिया कि हाँ साहब फलाने ने फलाने को मारा है या ये अपराध किया है। उसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण तरीका जो इन्वेस्टिगेशन का होता है और साक्ष्य जुटाने का होता है वो होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। जो घटनास्थल पर बिखरी हुई चीजें आपको बताती हैं, अदालत भी इसे मानती है, इस आधार पर फैसले भी देती है। संभवतः फ्रांस में अभी ये जो हुआ है कि फार लेफ्ट वहां पे मेजॉरिटी क्या मतलब सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है और अब ये तय है कि वो लीड करेगी सरकार, चाहे मैक्रो उसके साथ आए। हालांकि जो दक्षिण वाली पार्टी है वो तो आएगी नहीं। उन्होंने अभी क्या किया, उन्होंने साहब ये कहा कि 4 लाख यूरो सालाना से जो ज्यादा कमाएगा उसको 90% देंगे। अभी की स्थिति क्या है, 1,77,106 यूरो सालाना जो फ्रांस में कमाता है वो 45% टैक्स देता है। जो परिवर्तन आपको फ्रांस में दिखाई दिया है और ये जो सामने आ गया वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मामला, वही चीज चुनाव के पूरे दौरान कांग्रेस ने यहां भारत में किया। यूके में आप देख रहे हैं तो ये वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। भारत में राहुल गांधी का कहना, बार बार कहना, न सिर्फ कहना बल्कि दावे ठोकना कि हम ये कर देंगे। मैं चाहूंगा कि जरा देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। अदर विधंगा आर्थिक यही कहा था ना राहुल गांधी ने। तो ये क्या वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य नहीं है कि विदेशी ताकतें, डीप स्टेट और ये कि पूरा इंटरनेशनल एजेंडा है। और आपने बहुत सही बात कही कि ये जो इस्लाम और लेफ्ट का गठजोड़ है, लेफ्ट का जो नारा है लाल सलाम, मैं उसको हमेशा लाल अस्सलाम बोलता हूं। ये सलाम अस्सलाम वालेकुम और लाल विचारधारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको भारत में भी देखा जाता है। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा था जो फ्रांस में सक्सेस हो गया, यूके में सफल हो गया, इवन मैं कहूंगा ईरान में भी एक हद तक सफल हो गया है, क्योंकि ईरान में भी एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जो वहां अपेक्षित नहीं था। सर, ये लेफ्ट और इस्लाम का वो गठजोड़ है जिसने दुनिया पर राज करने और अपना विस्तार करने के लिए एक नया मॉडल चुना है। कहीं पर फ्रांस की फार लेफ्ट सरकार उनका टूल होती है तो लेबर पार्टी हो जाती है यूके में, और भारत में मामला जब आता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम उनका टूल हो जाता है। ये सारे के सारे एक ही सेठ की तिजोरी से निकले हुए पैसे, फाइनेंस और बैकअप से पल रहे थे। दादा ने बिल्कुल सही बात कहा साहब कि बच गए आप। और इंदिरा गांधी ने तो 97.5% का टैक्स लगाया था ना। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि वही वजह थी कि इस देश में ब्लैक मनी, हवाला, तस्करी और एक पैरेलल जो इकोनॉमिक सिस्टम हुआ। आप सोचिए, जरा हंसी आएगी, 1971-72 में जो 6,000 रुपया सालाना कमाई करता था उसको 130 रुपए टैक्स देना पड़ता था। और अगर 10 लाख रुपए की अगर कमाई किसी ने कर ली तो उसको 93,38,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। उसके हिस्से में क्या आया था? 76 में आपके यहां टैक्स क्या था? 66% आपके यहां टैक्स था। और मजे की बात यह है, इसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने किया था। 1958-59 में पहला बजट जब पेश किया था नेहरू ने, तो उन्होंने डायरेक्ट टैक्स के साथ पहली बार गिफ्ट टैक्स लगाया था। तो पंडित नेहरू की जो एक प्रो लेफ्ट विचारधारा थी, दरअसल राहुल गांधी उस विचारधारा पर वापस आए हैं और इस बार उनको साथ मिला था डीप स्टेट का। तो एक चीज फ्रांस में ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको सैम पित्रोदा गलती से उल्टी कर गए थे और उसके बाद ये सारा मामला खुला, और सिर्फ भाषणों में नहीं था ये। जब प्रधानमंत्री ने कहा ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है तो वो मैनिफेस्टो का हिस्सा था।
आर्थिक सर्वेक्षण उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन बकवास नहीं थी, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। आजादी के बाद जब कांग्रेस की पहली सरकार आई ना साहब, तो उनके वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी थे, दादा उसको याद करेंगे, और उन्होंने वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने के प्रपोजल रखे, और पंडित नेहरू ने उसमें गिफ्ट टैक्स अलग से जोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान कितना टैक्स आया कि पूरा इंडियन जो कारपोरेट जगत था वो चरमरा के खत्म हो गया। मुझे एक चीज याद आती है, साल 2016 या 15, अगर मैं करेक्ट गलत नहीं हूं, तो जो पहले कभी यूनान था, बाद में उसका नाम ग्रीस हो गया, वो दिवालिया हुआ। और दिवालिया क्यों हुआ? वहां फार लेफ्ट की सरकार आई। 2004 के आसपास वहां एक भूकंप भी, उसके पहले मेरे ख्याल से 2001 के आसपास भूकंप बहुत बड़ा आया था। 2004 में ओलंपिक था। ओलंपिक में आप मालूम है कि, अच्छा मजे की बात देखिए, फ्रांस में भी ओलंपिक है, फ्रांस में भी ओलंपिक है। उस समय ग्रीस में ओलंपिक होने जा रहा था। उसके बाद सारा ओलंपिक से काफी रिकवरी हुई थी उनकी इकोनॉमी की, क्योंकि बहुत सारी फंडिंग आती है। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां फार लेफ्ट की एक सरकार आ गई। आपको पता है, आप चौंकेंगे साहब, बाल काटना यानी हेयर कटिंग करना खतरे भरे जॉब्स की सूची में डाल दिया था वामपंथी सरकार ने, और उनको कंपनसेशन दिया जाता था। मोची यानी जूता रिपेयर करने का काम, वो खतरे के काम में आता था। और ऐसे ऐसे, और 45 साल, मैं आज से करीब 6 साल पहले से ही वहां पर बाकायदे पेंशन पाता। 45 ईयर्स से ऊपर जितने लोग थे उनको उन्होंने पेंशन देनी शुरू की, और नतीजा क्या हुआ? 2016 में आके ग्रीस दिवालिया हो गया। मैं उसी घटना से जोड़ रहा हूं। आज नहीं, सरकार बनने दीजिए, मैं अगले एक वित्त वर्ष के अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2004 से 2016 लगा था ग्रीस को, और इस समय कोविड के बाद जो विश्व इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है, तो वो स्पीड और बढ़ेगी, और फ्रांस निश्चित तौर पर दिवालिया होगा। 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो। मैं दादा की बात रिपीट करके अपनी बात यहां रोकूंगा। आप बच गए, हम बच गए, हम सारे बच गए। मैं इसी सवाल से पूछूंगा कि हम कब तक बचेंगे? कभी न कभी तो इस प्रकार के खटाखट स्कीम जनता को मन मोह लेगी, और केरल जैसे प्रदेश, आपने ग्रीस की बात की, यहाँ तो केरल भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है। और लेफ्ट और राइट क्या, वेस्ट बंगाल हाँ अभी फिलहाल दिवालिया नहीं घोषित किया है, लेकिन हाँ पूरी तरह से इस्लामिक कब्जे में काफी हद तक जा चुका है। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब पहुंच जाता है केंद्र के पास कि भैया पैसा दे दो तो जरा हम अपने लोगों को तनख्वाह दे दें। दिल्ली एक बजट सरप्लस स्टेट था, तो आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी आए, वो तो मतलब एकदम, वो भी ऑफ कोर्स डीप स्टेट फंडेड आदमी। तो मैं दादा से पूछना चाहता हूँ, एक तो अपने देश के लिए कि हम कब तक बचेंगे, क्योंकि चुनाव दर चुनाव होंगे, तो ये कभी ना कहीं से शोर आ रहा है, किसी के आवाज, किसी से शोर आ रहा है क्या? किसी की तरफ से शोर आ रहा है। खैर, तो पूजा की घंटी के स्वर सुनाई दे रहे हैं कहीं से। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, चलिए वो भी शुभ संकेत, अच्छी चीज है। मैं कह रहा था कि एक तो चुनाव दर चुनाव, कभी ना कभी तो कोई ना कोई लेफ्ट राइट आएगा जाएगा और अपना कुछ इस तरीके का व्यवहार करेगा, और हमारा देश हम कब तक बचा कर रख पाएंगे इस बाहरी डीप स्टेट से, जो अपने लिए तो कैपिटलिज्म का पूरा सदुपयोग करता है, पर जिस देश को बर्बाद और कंट्रोल करना होता है वहां ये लेफ्ट मेंटेलिटी के केजरीवाल और राहुल गांधी टाइप लोग उतार देते हैं। दादा देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा लेफ्ट का जो उनका विचार या विमर्श है, जो सत्ता मानने के बाद फ्रीबीज बांटने का, आदमी को जो है एक कर्मठ व्यक्ति को भी जो है अकर्मण की भूमिका में डाल देता है और दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने का मतलब हुआ कि आपका जो फाइनेंशियल जो नेटवर्क है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये होता है दिवालिया होना। इस्लाम इस पे खूब बढ़िया पलता फूलता, क्योंकि जो है इस्लाम बैंकिंग सिस्टम को मानता ही नहीं, स्वीकारता ही नहीं। इस्लाम हमेशा पैरेलल इकोनॉमी पे चलता,
के लिए। तो ये इन दोनों का गठबंधन बहुत तगड़ा रहता है। अब जहां तक सवाल आपका है कि ये जो कब तक हम बचेंगे, मेरा तो दृढ़ विश्वास इस बात पर है कि हम जिस तेजी से एक कोलिजन कोर्स की तरफ जा रहे हैं और जिस तरीके से डेमोक्रेसी की जो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी है, जो तरीका है, जो व्यवस्था अब तक हम लोगों ने देखी है, उसके इतने कुरूप परिणाम सामने आ रहे हैं। और अभी नवंबर 2024 में आप जो है जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा अमेरिका में, तो उसमें भी कहानी देखेंगे। तो मेरा मानना है कि हम लोग जिस आर्थिक विभीषिका में पूरा यूरोप, जो कि सबसे खुली सोसाइटी, मोस्ट इंटेलेक्चुअल अपने को मानने वाले, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास करने वाले, मानव अधिकार का विश्वास करने वाले, फ्री स्पीच के पूरे परजोर समर्थक, ये जा रहे हैं गड्ढे में। और जब जो है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में इस तरह कोलिजन आता है, यदि शांति काल होता है, तब तो उसमें कोई एक बॉडी होती है, फाइनेंशियल बॉडी, वो एक एक करके किसी को सेव कर लेती है। लेकिन हम जिस कन्फ्लिक्टिंग ईरा में हैं, जहां पे ऑलरेडी यूक्रेन रूस के 2 साल से ऊपर चले हुए युद्ध के परिणाम सामने स्पष्ट आने लगे हैं। अमेरिका जो 2 साल पहले था, अब वो नहीं रह गया है। चाइना तो जो 2 साल पहले था, वो नहीं रह गया। भारत जो 2 साल पहले था, वो भारत नहीं रह गया। तो ऐसे संदर्भ में मुझे लगता है कि हम जा रहे हैं कोलिजन कोर्स में। और मैं डरा इसलिए नहीं हूं कि हमारे यहाँ कुछ हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहाँ पर हमें लगता है लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतांत्रिक पद्धति दोनों के परिवर्तन का समय आया है। ये जो विप्लव काल में हम जिसे कह रहे हैं, इसके अंदर आप ये देखिएगा कि इसके अंदर जैसे अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करप्ट हो चुका है, उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉम्प्लेक्स जो है, इस गड़बड़ा गया। मुझे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपका यदि क्योंकि आप नेशन स्टेट में बिलीव करते हैं, जब नेशन स्टेट में बिलीव करते हैं तो केवल एक ही इंस्टीट्यूशन है जो नेशन को बिलीव करती है किसी भी देश की, वो उसकी सेना होती है। हम जिस कोलिजन कोर्स में जा रहे हैं, जिस तरीके से लूटपाट और अराजकता आएगी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है काउंटर प्रोडक्टिव आप देखिएगा कि हम जो इस काल से निकलेंगे, तो उसमें एक आर्मी जो है हर किसी भी राष्ट्र की, यदि उसकी आर्मी परिपक्व नहीं हुई, या उसकी सेना राष्ट्रवादी नहीं हुई, या उसकी सेना में भ्रष्टाचार की दीमक नहीं लगी है, तो वो जो है निश्चित रूप से उसके साथ खड़ा होगा, उस पॉलिटिकल थॉट के साथ खड़ा होगा, उस पॉलिटिकल नेता के साथ खड़ा होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा होगा जो कि उस राष्ट्र के लिए बात करता है। ये आप यूरोप में होता हुआ देखेंगे। इसी में और यहीं पे मैं भारत में भी देखता हूं। और इसीलिए जो पहले जो 20वीं शताब्दी शुरू में जो लोकतंत्र का फॉर्मूला आया था, उसके अंदर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमेशा काल और परिस्थिति जब होते जो है, वो फटल लोगों को ही ये व्यवस्था दी थी। तो हम जिस व्यवस्था में जा रहे हैं, कोई चर्निंग निकलेगी जहां पर हम जो है न्यू गवर्नेंस कह सकते हैं विश्व का सामने आएगा। और साथ में एक चीज इस पर देख रहा हूं, जैसे अमेरिका कोई इसलिए करेगा कि अमेरिका की आर्मी आज तक कोई युद्ध जीती नहीं है, और वो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करप्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे पाकिस्तान की आर्मी करप्ट है। इसी तरह आप चाइना की जो आप पिछले 2 साल से आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, तो उनकी जो पीएलए है चाइना की, उसके अंदर तो बहुत तगड़े इश्यूज आ चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्था में केवल वही बचेगा, इसके अंदर सब एलिगेशन होगा, और बिल्कुल होगा। और आप पहले तो आप हारेंगे, क्योंकि जो शक्ति लेफ्ट और ये इस्लाम का है, ये हमेशा जब जुड़ते हैं तीसरों को खत्म करने के लिए, जब ये दोनों तीसरों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें इस्लाम खाता है लेफ्ट को। ये पुराना इतिहास है। चाहे आप ईरान में देख लीजिए 78 में, आप कुछ को देख लीजिए, या आप कहीं उसमें इसके अंदर देख लीजिए कौन सी कंट्री थी यूरोप में, हर जगह लेफ्ट को जो है। अफगानिस्तान में वे पहले साथ रहते हैं, उसके बाद खा जाते हैं। तो ये एक डिसाइडिंग मूवमेंट है फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशनल चेंजेस का समय है ये। क्या परिणाम निकलेंगे वो आगे के। हाँ, नथिंग इज रोजी, कोई बहुत अच्छा नहीं है, बुरा ही बुरा है। बुरे के बाद अच्छा होगा। तब तक जो है दुनिया के मापदंड बदल जाएंगे, हमारा वोट देने का तरीका बदल जाएगा,
हमारा वोट देने का अधिकारी होने का भी जी। जो मूल तत्व है वो बदल जाएंगे। तो मैं तो जी। स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि हम कोलिजन कोर्स में जा रहे हैं और एक ही जी। किसी भी राष्ट्र के सर्वाइवल का केवल एक ही स्रोत होगा, यदि उसकी आर्मी जो है नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, तो शायद वो राष्ट्र बचेगा या उसका समाज बचेगा। नहीं तो सब बाउंड्री बदलेंगी, समाज ही बदलेगा और आदमी लाखों की संख्या या करोड़ों की संख्या में कम होंगे। बड़ी बातें, मतलब बहुत बड़ा खाका खींच दिया, और आप भविष्य को मतलब ऐसा दिखा रहे हैं जैसे एक महाभारत होने वाला है। और हो सकता है कि जब दो विचारधाराएं आपस में जब अपनी आर्मीज इकट्ठा कर लेती हैं तो भिड़ती ही हैं, लड़ती हैं, वो इतिहास रहा है। और इतिहास डेमोक्रेसी ने रहा है। शायद हमें, जी दादा, जी जी एक मिनट जी अपनी बात कर लूं भाई, 10 मिनट के सेकंड के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर ये हमको यही सिखाता है। यदि आप इन दोनों वॉर का आप जो है उसके ठीक 1 साल पहले का इतिहास देख लीजिएगा तो वो उससे ज्यादा स्थिति खराब इस वक्त है। जी। वही 1920s का ही एकदम एग्जैक्ट माहौल चल रहा है 2020s में भी। अवनी सर, दादा ने विश्व का खाका खींचा, और मैं देखता हूं कि कोई इस बात को बहुत कड़े रूप में सामने नहीं रखता है, बहुत शुगर कोट के रखा जाता है। जैसे नेहरू के जमाने से इंदिरा ने सोशलिज्म जोड़ा, और फिर वो समाजवाद के बहुत सारे नए नेता पैदा हो गए, हर प्रदेश में एक एक समाजवादी पैदा हो गया। और उन लोगों का कार्य भी ऐसा ही रहा कि हम गुजारा भत्ता देंगे, हम पेंशन देंगे, हम ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अखिलेश इसी प्रकार की बातें, और पढ़ाई लिखाई मत करो, नकल करके पास हो जाओ। और अपने प्रदेश में माफिया राज को जो है एक एक जिला दे दिया कि हाँ भाई एक एक जिला एक एक माफिया संभाले। और प्रोडक्टिविटी की, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई जगह कभी इतनी नहीं रही अब जितनी हम पिछले 10 साल में देख रहे हैं। और जैसे कुछ प्रदेश थे वहां पर लगातार राष्ट्रवादी सोच की और हिंदूवादी सोच की सरकारें रहीं, और उन्होंने उस प्रदेश को गरीबी से बाहर निकाला। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सब बहुत ही बीहड़ इलाके थे जहां दंगे होते थे या सड़कें ठीक नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को बाहर निकाला, गुजरात में ऑफ कोर्स मोदी जी ने। उत्तर प्रदेश को भी अभी बस कुछ ही साल हुए हैं। हमारी जनता, आप भी जानते हैं कि हम अभी भी उसी मानसिकता में, पुरानी मानसिकता में, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों की मानसिकता में, एंटरप्रेन्योरशिप या जीवन में व्यापार करके, अपने काम कर्म करके आगे बढ़ने का भी बहुत प्रोमिनेंट मानसिकता यूपी में आई नहीं है। पर हम उस राह पर हैं। क्या आपको लगता है सर कि हम इस प्रकार से झटका लेने के लिए तैयार हैं, या हमको ये लग सकता है झटका? मैं देश की भी बात करूंगा और अपने उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि अगेन बात वही कि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, क्यों नहीं? ठीक है। वो मानसिकता हमको अपने आसपास बहुत कायदे से दिखती है जी। और इस्लामिक तंत्र तो यहाँ भी बड़ा एक्टिव है, यहीं से उठ के पाकिस्तान बनवा लिया था। संदीप जी, झटका लग सकता है, झटका लगने की हमको संभावना है। आपने ये सवाल कहा, दादा ने भी एक बड़ा खाका खींचा, लेकिन फिलहाल तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने इन सभी एजेंडे बाजों को और इन सारे षड्यंत्रों को झटका दिया। भाई फ्रांस ने झटका खा लिया, और आपको जब आपके सामने पूरा इकोसिस्टम लड़ रहा था, जब आपके सामने विदेशी ताकत लग रही थी, इतनी देर से हम लोग 28 मिनट से बात कर रहे हैं, सारी चीजें खुल के आ गई। फ्रांस में वो देख लिया गया कि किस तरीके से इस्लामिक और वामपंथी गठजोड़ डीप स्टेट के साथ एक ट्रायो बना के, और पूरे विश्व में एक देश की पूरी लिस्ट बना के यूके, फ्रांस और ये सब शुरू किया। फ्रांस गच्चा खा गया, यूके गच्चा खा गया, और आपके यहां नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सरकार तीसरी बार वापस आ गई। सीटें 241। कोलिजन जो एक एनडीए था उसी की सरकार फिर से रिपीट हुई। तो अगर फिर मैं कहूंगा कि सच्चाई की जमीन पर अगर आप देखिए, और आज का देखिए, कोई भी भविष्य आज के वर्तमान पर टिका होता है। जो आज का वर्तमान है उसी पर भविष्य का खाका आप खींच सकते हैं। तो आज के भारत का वर्तमान ये है कि 10 साल के राष्ट्रवादी सत्ता और प्रो हिंदू सत्ता, अब मैं खुल के कह रहा हूं, जब आपके सामने दुश्मन इस्लाम हो तो प्रो हिंदू सत्ता ने अपने आप को तीसरी बार रिपीट किया है, और आपको करोड़ों लोगों ने इतना वोट दिया है, भारत की जनता ने, कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना ली। सच्चाई ये है। अब चलते हैं आगे क्या होगा। सर, जो कुछ भी
चुनाव से पहले हुआ है, उन सारी चीजों का विश्लेषण केवल हम आप नहीं कर रहे हैं, ये जनता भी कर रही है। तो कम से कम भारत ने पूरे विश्व के उस कबाल को चौंकाया है। अब चाहे आप यहां के समर्थ नेतृत्व के वजह से ऐसा होना मान लीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी भी चुनाव गड़बड़ाया था ना उनका। सवाल यह है कि केवल समर्थ नेता ही काफी नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत में अगर हमने उस पूरे कबाल के षड्यंत्र को विफल किया है, तो हमारी एक जनता, बहुत बड़ी जनता, तो आपको करोड़ों भाई 241 सीटों की पूरी आबादी को जोड़ लीजिए, इतने लोगों को आपने समझदार बना लिया है। बहुत थोड़ी सी मार्जिन से आप रह गए कि आपकी अकेले बहुमत नहीं आई। इसलिए मैं ये मानता हूं, वो भविष्य की बात है, जब कोई मॉडल बनेगा बिगड़ेगा, मैं उसमें भी सहमत हूं। मुझे भी लगता है कि हर चीज की एक उम्र होती है भाई, किसी भी मॉडल की एक उम्र होती है, वो जब समय आएगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के वर्तमान की जमीन पर अगले 5 सालों के लिए हमने जनता के सहयोग से, हम आपने मिलके अपने नेता के पीछे खड़े होके इस अंतरराष्ट्रीय साजिश को भारत में विफल किया है। ये भारत के लिए शुभ है। और जी, यहां से सरकार की एक भूमिका आती है कि अब चीजों पर खुल के बात हो। और संभवतः मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। तो वो इकोसिस्टम यही है जो आधे घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, ताकि ये जो करोड़ों 241 लोकसभा सीटों पर जो लोग इस बात को समझ गए, और जहां थोड़ी सी कमी रह गई है, तो जब खुल के बात होगी कि हमारे सामने आसन्न संकट क्या है। और सर, सूचनाओं के आदान प्रदान का जमाना है, ऐसा नहीं है कि केवल बंद कमरे तक ज्ञान रह गया है। लोग भी फ्रांस को देख रहे हैं। फिलिस्तीन को मान्यता देने जाएगा फ्रांस अगर, तो लोग देखेंगे। और एक चीज और बताऊं आपको, आपका विरोधी जब सड़क पर उछल रहा होता है, आपका दुश्मन जब सड़क पर उछल रहा होता है, ये बताइए, जान से मार देने की धमकी की एक धारा है ना, तो वो क्या होता है, मार दिया जाता है क्या? धमकी दी जाती है, और धमकी वो आधार बन जाती है कि आदमी पुलिस स्टेशन तक जाता है और शिकायत दर्ज करा देता है। तो मेरे कुल कहने का मतलब यह है, जब समाज में खुल के बात होगी, आसपास नंगई होगी, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अपनी पूरी शरारत चुनाव से पहले जैसे जारी रखा था वैसे सदन में जारी रखेगा, वैसे ही वो सड़कों पर चिल्लाता रहेगा, तब ये चेतना दूसरी तरफ भी आती है। ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष जो है काला कंबल ओढ़ के सो गया है, उसने 241 सीटें दे दी हैं, 5 साल के लिए दे दिया है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। और आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो देखिए ऐसा है, राष्ट्र की कोई भी बात कर लीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की बात हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की कोई बात कर लीजिएगा तो राष्ट्र की बात हो जाएगी। जो समस्या केरल की है वही समस्या इस मामले में, वही समस्या उत्तर प्रदेश की है, वही समस्या जम्मू कश्मीर की है, वही समस्या बिहार की है, वही राजस्थान की है। इसलिए पूरे देश में एक ऐसी भावना, और यहीं पर अगर कमजोरी गिना दो तो उत्तर प्रदेश फिर कमजोर रहा है, अगर मैं नतीजों की बात कर दूं तो यहां पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है इस फ्रंट पर। आपने सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया बना लिया, लेकिन वो भाव आप शायद नहीं पैदा कर पाए, या उतना अच्छा काउंटर आप नहीं कर पाए कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस, जो नेगेटिव फोर्सेस, इस्लाम और वामपंथी का जो गठजोड़ था वो उत्तर प्रदेश में हावी हो गया। तो उत्तर प्रदेश में और ज्यादा दवा दारू की जरूरत है, सारी दारू कह रहा हूं, दवा की जरूरत है। जी, नहीं सही बात है। और मुझे लगता है कि हमारी जनता बहुत, हमारी दर्शक और हमारे प्रदेश की जनता, और जो सबसे मेन बात देश की जनता बहुत सुधी है, बहुत फंडे क्लियर है, काफी हद तक फंडे क्लियर है। हाँ, हम चर्निंग फेज में जरूर हैं। हम लोग एक नेहरूवियन सोशलिज्म और समाजवाद नाम के तमाम झंझावातों से निकलकर पहली बार देश के प्रति, देश के लिए और देश राष्ट्रव्यापी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कर्मठता भी है, कर्म भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज अपनी बना रहे हैं, पहले भी थी पर अब और तेजी से। आई थिंक वी विल गेट अ लॉट बेटर देन व्हाट वी वर बिफोर। एंड विद दैट, इस नोट पर मैं आप दोनों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, जानकारियां साझा की, और विश्वव्यापी घटनाओं को अपने यहाँ भी कैसे जोड़ के देखना है, ये भी एक आपने नजरिया पर हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बात अच्छी लगी हो कमेंट में अपनी राय हमें जरूर जाहिर करें,
और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। थैंक यू सो मच, नमस्कार।